हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे हम, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ये सरकार का स्तंभ है। सरकार किन किन से मिलकर बनती है, तो ये होगा अपना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के ये तीनों स्तंभ हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी कि संसद के सदस्य जो किसी विभाग विशेष के अध्यक्ष या किसी के पास कोई विभाग नहीं है तो वो व्यवस्थापिका वाले सदस्य हो गए, और जो किसी विभाग के प्रमुख है यानी कि मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो है कार्यपालिका, और जो नहीं है वो है व्यवस्थापिका। और न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। देखिए, कार्यपालिका है वो लोकसभा और व्यवस्थापिका के प्रति अपनी उत्तरदायी यानी कि वो इनके प्रति उत्तरदायी रहते हैं। मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब कार्यपालिका है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, लेकिन न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। तो ये सरकार के तीनों स्तंभ है, और चौथा स्तंभ माना जाता है मुख्य रूप से मीडिया। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार है वो कहां से लिया गया, तो यह विचार अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका नामक स्रोत है वो कहां से जोड़ा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिकी संविधान से लिया गया। अब न्यायपालिका स्वतंत्र है तो क्या एक ही स्टेज से न्यायपालिका के कार्य संपन्न किए जाते हैं? ये भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, फिर है उच्च न्यायालय, फिर इनके नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पर स्थित न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय, और इन अधीनस्थ न्यायालयों के सारी चलती है लोक अदालतें। भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। न्यायालय का गठन किया गया है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। अब उच्चतम न्यायालय है कहां पर? भारत का उच्चतम न्यायालय कहां स्थित है? दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के बारे में थोड़ी अलग से डिटेल यानी कि किताब से एक्स्ट्रा कुछ डिटेल वो भी बताने जा रहा हूं।
उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश है? तो है 34, 34 मुख्य न्यायाधीश सहित एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश। यह संख्या इससे पहले 31 थी मुख्य न्यायाधीश सहित, तो इनमें 3 न्यायाधीश है वो उनकी संख्या में वृद्धि की गई है। अब उच्चतम न्यायालय के कुछ विशेष अधिकार भी है और उच्चतम न्यायालय इनकी न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो क्या न्यायपालिका संसद के मामलों में कुछ बोल सकती है? न्यायपालिका के कार्य क्या बनते हैं, इनके क्या कर्तव्य है? तो न्यायपालिका का मुख्य कर्तव्य क्या बनता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये काम तो है ही है। यानी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला अंतिम और सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। अपने अधिकारों का कभी भी हनन हो तो हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 32 है वो हमारे अधिकारों का रक्षक है और अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में इनके पास और अधिकार क्या है कि ये संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। संवैधानिक कोई प्रश्न उठता है तो ये उच्चतम न्यायालय तक पहुंच जाता है। जैसे कि आपको पता हो कि शंकरी प्रसाद, गोकुलनाथ और ये जो केरल के अपने भारती, तो ये जो हुए थे सभी संविधान को लेकर मामले उठे थे, केशवानंद भारती वाला। तो संविधान का कोई भी मामला, संविधान को रिलेटेड कोई मामला उठता है तो उस पर अंतिम निर्णय और उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में संसद में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं उठाया जाता है जब तक कि यानी कि केवल और केवल इनको, यानी कि न्यायाधीशों के खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं? महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। यह संसद के दोनों सदनों में जब पारित होता है 2/3 बहुमत से, तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा इनको हटाया नहीं जा सकता। और क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनमें जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कॉलेजियम पद्धति द्वारा होती है। इससे पहले एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति आई थी लेकिन वो रद्द हो गई है। तो इनकी नियुक्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम पद्धति क्या है ये डिटेल हम न्यायपालिका वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। फिर इनका काम क्या है कि संसद या सरकार द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई कानून बनाया गया हो और कानून को लागू कर दिया गया हो। देखो व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बना देना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस कानून को लागू करना, चेक करें कानून को लागू करें। और
लागू किया गया कानून को जांच करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का। न्यायपालिका अपने किसी भी मामले में स्वतंत्र होती है, अपना जो डिसीजन वो देती है उसमें स्वतंत्र होती है, किसी के अधीन नहीं रहती है। तो न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता है कि वो सरकार द्वारा लागू किया गया कोई कानून जो नागरिकों के अधिकारों में कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा हो, या फिर नागरिकों के अधिकारों को हनन करने वाला हो, या नागरिकों के अधिकारों को कम करने वाला हो, या संविधान में जो बात लिखी गई है उनसे विपरीत हो, ऐसे कानूनों को ये अवैध घोषित कर सकते हैं। कानूनों को अवैध घोषित करने की पावर, अवैध घोषित करने की शक्ति, यानी कि ऐसे कानून जो संविधान अनुसार नहीं हो, उन कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति किनके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है। यानी कि न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और संविधान और नागरिकों के अधिकारों के मामले में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रख सकती है। सरकार द्वारा कोई भी बनाया गया कानून जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करता हो, या नागरिकों के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास को संकुचित करने वाला हो, तो ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने की पावर किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास। अब न्यायपालिका संसद के अंदर हुए किसी मामले पर किसी प्रकार का कोई बहस नहीं करती है, और न्यायपालिका के मामले पर संसद में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं होती है, छोड़कर महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और पारित भी किन मामलों में? असमता और कदाचार। सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार, और कदाचार मतलब गलत व्यवहार, या उस व्यक्ति की कार्य कुशलता पर शंका हो, इनकी उसकी क्षमता नहीं हो न्यायाधीश के पद पर काम करने की, तो ऐसे में ये महाभियोग लाया जा सकता है। और अब तक जो न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाया गया उसमें सर्वप्रथम लाया गया था सौमित्र सेन के खिलाफ। सौमित्र सेन के खिलाफ लाया गया था। सौमित्र सेन के खिलाफ पारित हुआ, एक सदन हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तब तक उसने अपना त्याग पत्र दे दिया था। अनुच्छेद 32 में जो 5 प्रकार की रिटें जारी करने का पावर है वो न्यायालय के पास है। तो उनमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। राज्य में अगर न्यायपालिका से रिलेटेड काम हो तो उच्च न्यायालय, और संवैधानिक मामला या फिर किसी 2 राज्यों के मध्य या राज्य और केंद्र सरकार के मध्य या नागरिकों के मूल अधिकारों से रिलेटेड हो या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हो, ऐसे मामलों में न्यायपालिका में कौन आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों को देखता है। उच्च न्यायालय के किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है, कहीं दूसरे न्यायालय में भी डाइवर्ट कर सकता है, ये उनकी शक्ति है। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार उनके पास जो 5 रिटें हैं, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 प्रतिषेध।
नंबर 4 उत्प्रेषण। नंबर 5 अधिकार परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 का जो अधिकार है उससे क्या कह दिया था, यानी कि संविधान का हृदय बताया था इन्होंने कि ये है वो जनता की वास्तविक रूप से इस अनुच्छेद के तहत क्या होती है, जनता के अधिकारों की रक्षा होती है। अब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी कानून के तहत किसी प्रकार का कोई उसने गलत काम किया है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार किया जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायिक अभिरक्षा में हाजिर करने का आदेश होता है। यानी कि बंदी पर किसी भी बंदी को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायिक अभिरक्षा में हाजिर करना पड़ता है किसको, जिसने गिरफ्तार किया है, जिस थाने में उसने उसकी गिरफ्तारी हुई है। 24 घंटे में उसके जो थाने से लेकर जो न्यायालय है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको तय करने में जो लगा समय है वो अलग है, प्लस आने जाने का टाइम। ठीक है, फिर है परमादेश। ये रिट सबसे हेवी रिट मानी जाती है। परम आदेश, परमादेश मतलब परम आदेश, यानी कि ये राष्ट्रपति पर लागू नहीं कर सकते, राज्यपाल पर नहीं कर सकते, अन्य किसी भी व्यक्ति पर ये लागू होती है। परम आदेश है, ये सबसे ऊपर का आदेश है, तो उस आदेश की पालना किसी भी व्यक्ति पर किसी भी जगह ये आदेश लागू हो सकता है। फिर प्रतिषेध, कोई चीज मना कर दी गई है अगर उसके उपरांत भी होता है तो ये प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। फिर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब है कोई भी मामला आया है और वो मामला मान लो अधीनस्थ न्यायालय में आया था और उस मामले के तार संविधान से जुड़े हुए हो तो वो मामला मान लो उच्च न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय में भी गया, वहां पर भी उसका कोई फैसला नहीं हुआ तो यहाँ पर गया, यहाँ पर गया तो उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से क्या मांगता है, कुछ और क्या चाहिए, सबूत चाहिए। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे मान लो कोई मारपीट का हो जिसमें क्या है यहाँ पर उन्होंने उसे फ्री कर दिया तो ये मामला उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय वालों ने उसे दंड दे दिया, यानी कि दो अलग अलग एक ही व्यक्ति पर जो न्यायालय पद्धति है उसके द्वारा एक ने तो क्या कर दिया, उसे बरी कर दिया और एक ने सजा दे दी, या एक ने सजा दे दी दूसरे ने बरी कर दिया, ऐसे मामले भी ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो सबूत और गवाही मांगी जाती है, सबूत मांगे जाते हैं, उसका मतलब है उत्प्रेषण है कि और लाओ। फिर अधिकार बचा, माना कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई व्यक्ति किस पद पर काम करता है, वो उस पद को लेकर छोड़कर दूसरे पद पर बेवजह बैठकर काम करने लग जाता है तो ऐसी रिट जारी हो जाती है जिसमें यानी कि वो किसी भी सेक्टर में हो, न्यायालय द्वारा उसे पूछा जा सकता है, चाहे वो अन्य मान लो कि न्यायालय से रिलेटेड नहीं है, अन्य जगह से है तो भी चल होता है कि अधीनस्थ न्याय जो अधिकार पर्चा है वो एक मान लो कोई सेवक है, नौकरी करने वाला लोग है, व्यक्ति है, तो वो अपना काम छोड़कर कोई अन्य काम करने लग जाता है, कोई अन्य जगह पर बैठने लग जाता है, तो उसे ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस सीट पर बैठे हो। तो ये अधिकार पर्चा है। इस प्रकार जो हमारी विशेषताएं हैं उसमें इसको थोड़ा नॉर्मली, लेकिन जब हम वापस इसे न्यायपालिका में पढ़ेंगे तो थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे। अब है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करता है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को संबंधित राज्य का राज्यपाल, और उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई व्यक्ति, उसके द्वारा कोई नामित किया गया व्यक्ति, और उच्च न्यायालय में या तो राज्यपाल या फिर उसके द्वारा नामित किया गया व्यक्ति। फिर अन्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इस तरह ये शपथ दिलाते रहते हैं। जब उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश है उसको
मान लो नियुक्ति देनी है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह मशवरा कर सकता है। और किसी भी क्षेत्र में जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह लेनी होती है तो अनुच्छेद 143 के तहत वो सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी उसे सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार सब जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कठोर एवं लचीले संविधान के जो मिश्रित रूप है उसको। इस वीडियो में इतना ही।